बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मलिक जाहिद एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को भी साथ साथ टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको आम जुबान में हम MCQs कहते हैं। एक क्वेश्चन के आगे 4 पॉसिबल आंसर होते हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, उनमें एक बेस्ट सूटेबल आंसर होता है, वो बेस्ट सूटेबल आंसर आपने सेलेक्ट करना होता है। तो ये तब भी आप कर सकते हैं जब आपकी तैयारी हो। तो स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर जो कि यूनिट नंबर 11 है थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, इसमें हमने जो कुछ पढ़ा उसकी अगर आप तैयारी होगी तो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, टॉपिक थोड़ा लेंथी है, टोटल 14 क्वेश्चंस हैं। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे, साथ साथ सॉल्व भी करेंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करें, साथ साथ लाइक का बटन जो अंगूठे का निशान है उसका दबा दिया करें। आप लोगों के लिए जो मैं एफर्ट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक करते हैं, उससे मेरा हौसला बढ़ जाता है। और वीडियोस को दोस्तों के साथ, कजन, रिलेटिव, क्लासमेट के साथ लाजमी शेयर करें। पॉजिटिव माइंड से किसी के साथ नेकी करेंगे, आपके साथ भी नेकी वाला मामला होता है। और बेल आइकन जो घंटी का बटन है उसको लाजमी दबाएं, ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज का हिस्सा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है ड्यूरिंग अ हॉट समर डे अ मेटल ब्रिज माइट एक्सपेंड स्लाइटली, दिस एक्सपेंशन इज कॉज्ड बाय। तो स्टूडेंट, जो गर्मियों का हॉट समर डे होता है, ज्यादा गर्मी होती है, तो जो मेटल का ब्रिज बना हुआ होता है, अमूमन जो लोहे के बने हुए होते हैं, तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। ये जो एक्सपेंशन होगी किस वजह से होती है? तो स्टूडेंट्स, बेसिकली देखें तो मेटल के अंदर एटम के पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स को जब हीट मिलती है तो वो थोड़े से एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड क्यों होते हैं? कि उनके अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेसिकली वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। जब उनको हीट मिलती है तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से उनके अंदर वाइब्रेटरी मोशन बढ़ जाता है। जब वो वाइब्रेटरी मोशन में आते हैं तो एक दूसरे को धकेलते हैं, उसकी वजह से उनके अंदर एक्सपेंशन आती है। तो बेसिकली ये वाइब्रेटरी मोशन की वजह से आती है। तो ऑप्शन हम देखते हैं, कहता है द ब्रिज रस्टिंग एंड वीकनिंग, यानी कि ब्रिज को रस्ट लग गया है या कमजोर हो गया, इसकी वजह से तो नहीं वो फैलेगा। नेक्स्ट है द मेटल एटम्स द ब्रिज वाइब्रेटिंग मोर इंटेंसली, तो ब्रिज के अंदर जो मेटल के एटम्स होंगे ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। सी और डी भी देख लेते हैं। कहते हैं द वेट ऑफ कार ड्राइविंग ओवर द ब्रिज, ब्रिज के ऊपर जो कार गुजर रही होंगी उनका जो वेट होगा उसकी वजह से होगा, ये भी नहीं हो सकता। कहता है डिक्रीज इन द एयर प्रेशर अराउंड द ब्रिज, ब्रिज के गिर्द जो एयर का प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। तो स्टूडेंट्स, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा कि द मेटल एटम्स इन द ब्रिज वाइब्रेट मोर इंटेंसली। तो इसको हम टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉग फॉर्म्स ऑन कोल्ड विंडो पेन इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त आपकी खिड़कियों के जो पेन होते हैं, जो शीशे के बने हुए होते हैं, उनके ऊपर फॉग जम जाती है, कोहरा जम जाता है। विच चेंज ऑफ स्टेट इज अकरिंग, हवा में नमी होती है, वो नमी गैसीय स्टेट में होती है, गैसीय स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में आ जाती है। तो इसको कहते हैं कि ये डिपोजिशन हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ए में देखें तो मेल्टिंग है। मेल्टिंग तब होती है जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म के अंदर आने के लिए फेज चेंज हो रहा है, फेज शिफ्टिंग हो रही होती है। बॉइलिंग तब होती है जब लिक्विड फॉर्म को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाते हैं और हीट देते रहते हैं, तब बॉइलिंग होती है। और कंडेंसेशन तब होती है जब गैसीय स्टेट से लिक्विड फॉर्म में आता है। अब चूंकि ये गैसीय स्टेट से सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए ये डिपोजिशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच प्रोसेस इन्वॉल्व द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ गैस टू अ सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज, तो कौन सी स्टेट है जिसमें गैसीय से सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट आ जाते हैं और लिक्विड स्टेट को बाईपास कर दिया जाता है? तो स्टूडेंट, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि विंडो पैन के ऊपर देखें गैसीय से सॉलिड स्टेट में आया तो डिपोजिशन हुई थी। तो यहाँ पे भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा कि ये डिपोजिशन होगी। देखें, मेल्टिंग तब होती है जब सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आने के लिए फेज शिफ्ट हो रहा है। उसी तरह लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में जाता है तो फ्रीजिंग होती है, और सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में आए तो सब्लिमेशन होती है। ये पूछा है कि गैसियस से सॉलिड फॉर्म में आना है, तो इसका उलट होगा डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, देखें वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉर्मल अगर डिग्री सेंटीग्रेड में जाए तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर फ़ारेनहाइट स्केल में जाए तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेल्टिंग पॉइंट जो कि आइस का होता है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। सी भी गलत है, क्योंकि 100 केल्विन लिखा हुआ है तो ये 373 केल्विन होता है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी तरह 373 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं केल्विन होगा तब वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट की रीडिंग 32 से शुरू होती है और 212 तक जाती है, यानी कि 32 पे आइस का मेल्टिंग पॉइंट है और 212 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। कहता है जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसमें खास अमाउंट का
एलिमेंट लेना होता है उसको पर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से या पर डिग्री केल्विन के हिसाब से जो चेंज आती है वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो स्टूडेंट्स हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है उसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो यहाँ पे सिर्फ हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है, स्पेसिफिक हीट रखेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और हीट एनर्जी भी डिफरेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम। तो स्टूडेंट्स एक बर्तन में आप पानी डालें कि उसको हीट नहीं देंगे इजाफी, सिर्फ जो रूम टेम्परेचर होगा या बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर और प्रेशर होगा उसके ऊपर जो आबी बुखारात बनेंगे पानी से उसको कहेंगे कि इवेपोरेशन हो रही है। अब ये इवेपोरेशन कहाँ पे होती है तो डेफिनेटली उसकी सतह से हो रही होगी, वो उसकी सरफेस से हो रही होगी, क्योंकि उसके बॉटम से तो हो नहीं सकती, उसके सेंटर से भी नहीं होगी और किसी और लोकेशन से भी नहीं होगी, बल्कि उसकी जो सरफेस होगी वहां से होगी। जितनी ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। तो हम ऑप्शन नंबर ए को ठीक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड इज। तो स्टूडेंट्स अल्फा का कोएफिशिएंट सिर्फ लीनियर का होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में इसकी एक्सपेंशन हो रही है, इसको हम कहेंगे कि ये अल्फा है। लेकिन यही एक्सपेंशन लेट्स सपोज इस तरह का एक मटेरियल है, ये समझ लें कि ये इसका टॉप है। अब देखें इसकी एक लेंथ है, एक विड्थ है और एक इसकी हाइट भी है, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। अब ये जो लीनियर एक्सपेंशन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हुई है, तो ये 1 डायरेक्शनल है। अब ये देखें इसमें लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इसमें 3 डायरेक्शन है। बीटा जो सा है इसमें 3 की वैल्यू होगी, इसमें एक डायरेक्शन इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट्स अब देखें जब इसमें एक्सपेंशन आएगी तो इसकी लेंथ में भी आएगी, इसकी विड्थ में भी आएगी और इसकी हाइट में भी आएगी, लेकिन ये सिर्फ लीनियर होगा जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं। अब बीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर लाने के लिए अल्फा के 3 और बीटा का 1 पार्टिकल होगा तब बराबर होंगे। इट मींस 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा बराबर होता है। अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3। अब हम ऑप्शन देखते हैं, देखिए बीटा इज इक्वल टू अल्फा बाई 3 है, ये भी गलत है। बीटा इज इक्वल टू 1.5 अल्फा, ये भी गलत है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3 जो अभी हमने निकाला था ये ठीक है और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है हीट एडेड टू अ सब्सटेंस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंटिंग इज यूज्ड टू। एक सब्सटेंस के अंदर आप हीट ऐड करते हैं तो उसके अंदर जो हीट को यूज किया जाता है वो किस लिए यूज की जाती है और उसकी वजह से क्या चेंजेस आती है। कहते हैं इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो देखिए एक सॉलिड जो बर्फ है मिसाल के तौर पे, उसके अंदर जब हीट ऐड करेंगे तो सबसे पहले उसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वजह से उसके जो पार्टिकल्स की अट्रैक्शन है इंक्रीज या डिक्रीज होगी। अगर पहले उसने दे दिया होता कि पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा कि उसकी जो पार्टिकल्स हैं उनकी अट्रैक्शन भी कम होगी। लेकिन सबसे पहले जो एक्शन होगा वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होगी, तो उसकी वजह से उसकी अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 336 जूल पर ग्राम। अब देखिए जूल पर ग्राम है इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ मटेरियल। एक मटेरियल का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है 336 जूल पर ग्राम। हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 10 ग्राम ऑफ मटेरियल एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उस मटेरियल के 10 ग्राम को आप ले लें और उसको मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाएं तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आपने 1 गिलास पानी को उबालना है, उस पर टाइम कम लगेगा। 10 गिलास को उबालेंगे तो उसके ऊपर जो टाइम लगेगा 10 टाइम ज्यादा लगेगा इससे। अब देखें इसका 336 जूल पर ग्राम है, तो इट मींस पर ग्राम को हीट देने के लिए 336 जूल चाहिए। अगर 10 ग्राम है तो 336 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3360 जूल पर ग्राम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। अब देखें इवेपोरेशन को इंक्रीज करना है तो इंक्रीज के लिए हमने पढ़ा था कि उसका टेम्परेचर बढ़ा दें तब इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा हमने पढ़ा था कि उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे या विंड स्पीड होगी या ड्राई एयर होगी, ये सारी चीजें इंक्रीज इन इवेपोरेशन कर रही होती हैं। तो देखें अगर डिक्रीज इन टेम्परेचर कर देंगे तो इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर खुश्क हवा है उसमें ह्यूमिडिटी ज्यादा कर देंगे तो वो कम पानी अपने अंदर लेके जाएगी, फिर भी रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन विंड स्पीड हमने पढ़ा था, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। डी देख लेते हैं क्या है। डिक्रीज इन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को डिक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगी नहीं कम होगी, बल्कि हमने पढ़ा था कि उसके सरफेस एरिया को हम बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर अ सॉलिड इफ बीटा इज 9 × 10⁻⁻⁷ पर केल्विन।
अल्फा की वैल्यू आपने निकालनी है, बीटा की वैल्यू 9 इंटू 10 की रेज पावर 10-7 पर केल्विन है। तो स्टूडेंट्स इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा था कि लीनियर एक्सपेंशन वन डायरेक्शनल होती है, इसलिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है, और जो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट में होती है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 होती है। इट मींस एक बीटा के बराबर 3 अल्फा की वैल्यू होती है, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा होता है और अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 3 होता है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमने निकालनी है, बीटा की वैल्यू 9 है, तो अल्फा इज इक्वल टू 9/3 इंटू 10 की रेज पावर -7 पर केल्विन कर लेंगे। तो इस 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 10 की रेज पावर -7 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक होगा। देखिए 3 इंटू 10 की रेज पावर -7 पर केल्विन है, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड कर लिया है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज। तो स्टूडेंट जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है बेसिकली लिक्विड से गैसियस स्टेट में आने के लिए या गैसियस से वापस लिक्विड स्टेट में आने के लिए इस्तेमाल होती है। लिक्विड से गैसियस स्टेट में जाएंगे तो ये हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, लेकिन कंडेंसेशन के प्रोसेस में आएंगे यानी कि गैसेस से वापस लिक्विड में आएंगे तो ये हीट उसके अंदर से रिलीज हो जाएगी। मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ पे देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो रही थी। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, यहाँ पे भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज हो रही थी। वेपरेशन में कोई लेटेंट हीट नहीं यूज होती, बल्कि ये वेपराइजेशन में होती है। तो कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, जो स्टीम से वापस लिक्विड में आने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है द सम एंड डिफरेंस ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एंड अपरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन ऑफ अपरेंट एक्सपेंशन मस्ट बी। तो स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ रियल और अपरेंट एक्सपेंशन के दरमियान जो सम और डिफरेंस है उनकी रेशियो ये है, यानी कि उनको सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखें, लेट्स सपोज 1:1 है, यानी कि रियल भी 1 है और अपरेंट भी 1 है। इसको 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा, लेकिन 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 × 0 हो जाएगी, ये हमारा गलत हो जाएगा। अब देखें 2 + 1 3 हो गया और 2 - 1 1 हो गया, तो ये 3:1 होगी। हमने 2:1 लानी है, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है 2:3। अब देखें 2 + 3 = 5 हो जाता है और 2 - 3 = -1 हो जाता है, तो ये भी हमारी ये वाली रेशियो नहीं निकलेगी, गलत हो जाएगा। अब देखें 3 + 1 4 और 3 - 1 2 हो गया। 4:2 होगी, उसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:1 हो जाएगी। 3 + 1 = 4 हो गया और 3 - 1 = 2 हो गया, तो 4:2 होगी। तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये 2:1 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा कि ये 3:1 है। ऑप्शन नंबर डी को ठीक कर लेते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, कहता है लेटेंट हीट रेफर्स टू द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज बाय सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट बट विद नो चेंज इन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट लेटेंट हीट वो एनर्जी होती है जो कि एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए या एब्जॉर्ब हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। इस दौरान बॉडी का टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं होता, उतना ही रहता है। व्हाट डज लेटेंट मींस इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेटेंट का क्या मतलब होगा। तो लेटेंट स्टूडेंट देखें, ये वो हीट होती है जो हमें नजर नहीं आती, हिडन होती है, विजिबल नहीं होती। यहाँ पे हिडन का ऑप्शन होगा सी, क्योंकि ये कांस्टेंट भी नहीं है, विजिबल भी नहीं है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, बल्कि ये हिडन है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यूनिट नंबर 11 को डिस्कस किया। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़ाहिद इकबाल को दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।